दिसंबर 1981 में एक व्यक्ति हिमालय की ओर एक सप्ताह लंबी ट्रैकिंग पर निकला था। हालांकि एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी वह व्यक्ति लापता था और अगले कुछ हफ्तों में उसे जो कुछ सहना पड़ा वह उस क्षेत्र के इतिहास की सबसे लंबी और कठिन परीक्षाओं में से एक थी। यह उसकी भयावह कहानी है और हमेशा की तरह दर्शकों से विवेकपूर्ण रहने का अनुरोध है। सितंबर 1990 में ऑस्ट्रेलियाई मेडिकल छात्र जेम्स स्कॉट ने एक पत्र लिखने के लिए बैठ गए। जब वह पत्र लिख चुके तो उन्होंने उसे मोड़ा, लिफाफे में डाला, सील किया और फिर उसे पोस्ट ऑफिस में डाल दिया। यह पत्र एक असामान्य जगह के लिए था, दक्षिण एशियाई देश नेपाल, जिसे उस समय तीसरी दुनिया का देश और पृथ्वी के सबसे कम विकसित देशों में से एक माना जाता था। हालांकि जेम्स के लिए देश की दुर्दशा ही उसे उसके लिए आदर्श स्थान बनाती थी, जहां वह अपनी मेडिकल डिग्री पूरी करने से पहले एक वैकल्पिक अवधि की आवश्यकता को पूरा कर सकता था और उन लोगों की मदद कर सकता था जिन्हें इसकी जरूरत थी। काठमांडू अस्पताल को पत्र भेजने के बाद जेम्स उस जवाब का इंतजार करता रहा जो कभी नहीं आया। जैसे जैसे दिन, हफ्ते और फिर महीने बीतते गए और कोई जवाब नहीं आया, वह थोड़ा निराश हुआ, लेकिन जेम्स इतना दृढ़ था कि उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। तो एक पूरे साल बाद उसके हाथ में नेपाल का प्लेन टिकट था और उसने अपने अच्छे दोस्त टिम हूपर को भी वहां साथ चलने के लिए मना लिया था। उसकी उम्मीद थी कि वह वहां के किसी अस्पताल को मना लेगा कि वे उसे अस्थायी रूप से अपनी मेडिकल स्कूल की आवश्यकता पूरी करने के लिए आने दें। लेकिन जैसा कि निकला, उसे आखिरकार किसी जगह के लिए पैरवी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक उसी समय जब वह नेपाल के लिए उड़ान भरने वाला था, आखिरकार एक जवाब आ गया और वह था पूरा हाँ। अस्पताल ने उसे सूचित किया कि वह दिसंबर 1981 के अंत में अपनी इलेक्टिव अवधि शुरू कर सकता है। यह लंबे समय से प्रतीक्षित जवाब मिलना उस समय 22 वर्षीय के लिए सोने पर सुहागा था। जेम्स को दुनिया के शीर्ष पर महसूस हो रहा था। वह एक बेहतरीन मेडिकल स्कूल में पढ़ रहा था, सर्वोच्च अंक प्राप्त कर रहा था और उसने एक महिला से मुलाकात की थी जिससे वह नेपाल से लौटने पर शादी करने वाला था। सब कुछ योजनानुसार था। हालांकि उसे अपने परिवार और मंगेतर को ऑस्ट्रेलिया में छोड़ना पड़ रहा था। कुछ समय के लिए वह दक्षिण एशिया में अपने सामने आने वाले रोमांच के लिए उत्साहित था। जेम्स को आप रोमांच पसंद करने वाला व्यक्ति नहीं कह सकते, लेकिन उसे सक्रिय रहना बहुत पसंद था। वह कभी कभी हफ्ते में 6 बार भी कसरत करता था, जिसमें वह हाइकिंग या बुशवॉकिंग करता था, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया में कभी कभी कहा जाता है। वह अपने देश के सबसे चुनौतीपूर्ण प्राकृतिक इलाकों में भी साइकिल चलाता था, लेकिन कराटे ही उसकी असली जुनून था और इसमें वह वास्तव में माहिर था। जेम्स ने ब्लैक बेल्ट हासिल की थी और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में भाग लिया था और 1989 में उसने क्वींसलैंड चैंपियनशिप में अपने भार वर्ग में जीत हासिल की और उसी साल बाद में उसने ऑस्ट्रेलियन चैंपियनशिप में तीसरा स्थान प्राप्त किया। यह सब कहने का मतलब यह है कि जेम्स युवा, फिट, मजबूत था और खुद का ख्याल रखने में सक्षम था। अब भले ही उसकी रेजिडेंसी दिसंबर से शुरू होनी थी, जेम्स सितंबर में ही टिम के साथ नेपाल उड़ गया ताकि वहाँ बस सके। इसके बाद वह कुछ बार अस्पताल गया और उन डॉक्टरों और नर्सों से मिला जिनके साथ वह जल्द ही काम करने वाला था और वे भी उसे थोड़ा जानने लगे। और जब उनमें से कुछ को उसकी सक्रिय रहने की रुचि के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे सलाह दी कि अपनी वैकल्पिक अवधि शुरू होने से पहले वह अपने खाली समय में पास के हिमालय में ट्रैकिंग शुरू करे। जेम्स जैसे उत्साही पर्वतारोही के लिए यह जीवन भर में एक बार मिलने वाला मौका था। हिमालय निश्चित रूप से कोई साधारण पर्वत श्रृंखला नहीं है और काठमांडू माउंट एवरेस्ट के सबसे नजदीकी बस्तियों में से एक होने के कारण गतिविधियों का केंद्र है। दिलचस्प बात यह है कि हालांकि जेम्स को ट्रैकिंग करना पसंद था, वह ज्यादा अच्छा पर्वतारोही नहीं था। असल में उसे ऊंचाई से बहुत डर लगता था, इसलिए एवरेस्ट जैसी चोटी पर चढ़ना उसके लिए संभव नहीं था। लेकिन सौभाग्य से हिमालय में कई तरह की जमीनें थीं जो उसके लिए कहीं अधिक उपयुक्त थीं। काठमांडू में बसने के बाद जेम्स और टिम ने तुरंत जोंगसम ट्रेल पर ट्रैकिंग की योजना बनाना शुरू किया, जो एक लोकप्रिय ट्रैकिंग मार्ग है जिसे पूरा करने में 1 हफ्ते से ज्यादा समय लगता है और यह जंगलों, पथरीले इलाकों और दुनिया की सबसे गहरी घाटी से होकर गुजरता है। क्योंकि यह सिर्फ एक आरामदायक दिन की ट्रैकिंग से कहीं ज्यादा था, जेम्स और टिम यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि वे पूरी तरह से तैयार हों। हिमालयी सर्दी तेजी से आ रही थी, इसलिए उन्होंने जरूरी सामानों की सूची तैयार करनी शुरू कर दी और साथ ही उन्होंने अपना सामान ढोने के लिए 2 कुली और मार्गदर्शन के लिए एक गाइड भी रखने का फैसला किया। जब आखिरकार निकलने का दिन आया तो जेम्स और टिम ने जल्दी ही पाया कि यह ट्रैकिंग काफी आनंददायक है। जैसे जैसे दिन बीतते गए वे 9,800 फीट या 3,000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गए और पृथ्वी पर सबसे शानदार दृश्यों का आनंद लिया। ऊंचाई को देखते हुए मौसम ठंडा था, लेकिन यह कोई जितना बुरा होने की उन्होंने तैयारी की थी, हालात उतने बुरे नहीं थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्होंने कुछ ट्रेकर्स को देखा जो सिर्फ स्की जैकेट और स्नीकर्स पहने थे। जल्द ही जेम्स और टिम को अपनी जरूरत से ज्यादा तैयारी करने पर अजीब महसूस होने लगा। ट्रैक शुरू करने के कुछ दिनों बाद उन्होंने फैसला किया कि गाइड और पोर्टर्स उनके साथ लाए ज्यादातर सामान को लेकर काठमांडू लौट जाएं, जबकि वे दोनों सिर्फ अपने बैकपैक में रखी चीजों के साथ आगे बढ़ते रहे।
कुछ दिनों बाद वे काठमांडू वापस लौट आए, हिमालय में सफल ट्रैक पूरा करने की खुशी में डूबे हुए। यात्रा इतनी अच्छी रही कि उन्होंने तुरंत ही एक और ट्रिप की योजना बनानी शुरू कर दी, जिसे वे जेम्स के काठमांडू अस्पताल में इलेक्टिव पीरियड शुरू होने से पहले कर सकते थे। और हिमालय का स्वाद चखने के बाद उन्हें लगा कि अब वे अगली बार के लिए थोड़ी और समझदारी के साथ तैयारी कर पाएंगे कि क्या उम्मीद करनी है। हालांकि इस सोच में समस्या यह थी कि उनकी अगली ट्रैक दिसंबर के अंत में शुरू होने वाली थी, जो हिमालय के सितंबर से बिल्कुल अलग अनुभव था। जोंगसम ट्रेल के लिए उनकी तैयारी उनकी अगली नियोजित ट्रैक के लिए कहीं अधिक उपयुक्त होती, लेकिन जिस आसानी से उन्होंने जोंगसम ट्रेल पूरा किया, उसने उन्हें झूठा आत्मविश्वास दे दिया। इस बार उन्होंने हेलाम्बू ट्रेल पर जाने की योजना बनाई, जो कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण मार्ग था, लेकिन रास्ते में लॉज भी थे, जिससे यात्रियों को खाने और आराम करने का मौका मिल जाता था। जब दिसंबर आया और उन्होंने यात्रा की अंतिम तैयारियां की, तो उन्होंने बहुत ही कम सामान लिया, बस इतना ही कि वह उनके रक्सैक में आ जाए। जेम्स ने 10 जोड़ी अंडरवियर, कुछ टी शर्ट्स, 1 जोड़ी थर्मल अंडरवियर, कई जोड़ी पैंट, एक स्वेट शर्ट और एक हल्की जैकेट भी साथ ली थी। इसके अलावा वह एक तौलिया, अपना कैमरा और रात में लॉज में पढ़ने के लिए 4 अलग अलग किताबें भी लाया था। 21 दिसंबर को उन्होंने अपनी ट्रैकिंग शुरू की और पहले लॉज तक पहुंच गए, जहां उनकी मुलाकात कुछ जर्मन हाइकर्स से हुई जो हेलाम्बू ट्रेल पर वापस जा रहे थे। और जर्मनों के अनुसार ट्रैक उतना मुश्किल नहीं था, लेकिन देखने लायक चीजों के मामले में भी ज्यादा कुछ नहीं था। तो जेम्स और टिम ने अपनी योजनाओं के बारे में दोबारा सोचने लगे। फिर जेम्स ने नेपाल का एक नक्शा निकाला जो उसके पास था, और जैसा कि अक्सर तीसरी दुनिया के देशों में होता है, वह पुराना और अप्रचलित था, लेकिन कम से कम वह देख सकता था कि अगर वे रास्ता बदलना चाहें तो और कौन कौन से ट्रेल विकल्प हैं। नक्शे को देखने के बाद जर्मनों ने एक और बेहतर और नया नक्शा निकाला और जेम्स और टिम को उसे रखने की अनुमति दी। इसके बाद दोनों ने अपनी नजरें गोसेकुंड ट्रेल पर टिका दी, जो हेलाम्बू ट्रेल की एक शाखा थी और पुराने नक्शे में अंकित नहीं थी। तो अगली सुबह वे जल्दी निकल पड़े और रास्ते में उनकी मुलाकात मार्क फुल्टन नामक एक व्यक्ति से हुई, जो अकेले ट्रैकिंग कर रहे थे। और उन छोटी सी दुनिया जैसी परिस्थितियों में जेम्स और टिम ने तुरंत मार्क के उच्चारण को ऑस्ट्रेलियाई पहचान लिया और तीनों जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए। जैसा कि पता चला, मार्क भी हेलाम्बू ट्रेल पर जाने की योजना बना रहे थे, लेकिन जेम्स और टिम ने उन्हें जर्मन ट्रेकर्स से सुनी बातों के आधार पर जल्दी ही मना लिया कि यह ट्रेल उतनी अच्छी नहीं है। फिर उनमें से एक ने सुझाव दिया कि वे तीनों मिलकर गोसेकुंड ट्रेल पर जाएं, और यह तय हो गया। तीनों फिर हेलाम्बू ट्रेल पर चलते रहे, उस चौराहे की ओर जो उन्हें उनके नए रास्ते पर ले जाएगा। लेकिन रास्ते में टिम को पैर में चोट लग गई, और जितना भी वह दर्द सहकर आगे बढ़ने की कोशिश करता, वह संभव नहीं हो पा रहा था। टिम ने फिर दोनों को रोककर कहा कि वह अब काठमांडू लौटने वाला है। जेम्स और टिम ने फिर जल्दी से बात की, और जेम्स ने कहा कि वह उसके साथ लौट जाएगा, लेकिन टिम ने जोर दिया कि वह मार्क के साथ जाए और ट्रैक पूरा करे। टिम ने उस समय यह नहीं कहा, लेकिन जेम्स के चेहरे पर साफ लिखा था कि वह आगे बढ़ना चाहता है। इसलिए दोनों दोस्तों ने क्रिसमस ईव पर अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट में डिनर के लिए मिलने की योजना बनाई, इससे पहले कि वे अलग अलग रास्तों पर चले जाएं। जैसे ही वे अलग हुए, टिम ने जेम्स से एक नक्शा मांगा जिसे वह फॉलो कर सके, और एक अनमने पल में जेम्स ने गलती से उसे वह नया नक्शा दे दिया जो जर्मनों ने उसे दिया था, वही जिसमें गोसेनकुंड था। टिम भूल गया कि उनके पास जो एकमात्र लाइटर था वह जेम्स और मार्क को दे, ताकि आग जलाने के लिए इस्तेमाल कर सकें। फिर भी जेम्स और मार्क ने सफर जारी रखा और दिन भर चलते रहे, जब तक वे लगभग 9,800 फीट की ऊंचाई पर कैंप नहीं लगा लेते। अगले दिन वे थारापाटी नामक एक इलाके में पहुंचे, जहां गोसेनकुंड के साथ चौराहा था। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि कई ट्रेकर गोसेनकुंड से वापस आ रहे थे। दोनों समूह रुककर बातचीत की, खासकर जेम्स और मार्क को आगे के रास्ते की जानकारी मिल सके। वापस लौट रहे ट्रेकरों ने बताया कि यह रास्ता वाकई चुनौतीपूर्ण है, लेकिन उस पर बर्फ नहीं है, जिससे इसे पार करना काफी आसान हो जाता है। तो यह सोचकर कि वे सही फैसला ले रहे हैं, जेम्स और मार्क ने ट्रेकरों का धन्यवाद किया और अपनी अगली लॉज की ओर बढ़ गए। अगली सुबह तड़के दोनों आदमी एक सरप्राइज के साथ जागे। रात भर हल्की बर्फबारी हुई थी, हालांकि सिर्फ थोड़ी सी, लेकिन बादल चिंता का कारण थे। तो हालात की पुष्टि करने के लिए उन्होंने लॉज के रखवाले से बात की और पूछा कि क्या आज बर्फबारी होगी। लॉज के रखवाले ने बताया कि मौसम के पूर्वानुमान में बर्फबारी नहीं है और वे पास कर सकते हैं। बिना किसी समस्या के पार कर लिया। तो सुबह करीब 7:30 बजे जेम्स और मार्क लॉज से रवाना हुए और लगभग पहला 1.5 घंटा एक बेदाग पगडंडी पर बिताया, चारों ओर फैले पहाड़ों के मनमोहक दृश्य का आनंद लेते हुए। हालांकि जैसे जैसे सुबह बीतती गई, हालात तेजी से बदलने लगे। तापमान में स्पष्ट रूप से गिरावट आई और भी काले बादल छा गए। जल्द ही बर्फ भी गिरने लगी, लेकिन यह वैसी नहीं थी जैसी रात भर में गिरी होगी। इसके बजाय ये बड़े बड़े फाहे थे, जिन्होंने दृश्यता को काफी हद तक सीमित कर दिया और उनके पैरों के नीचे उम्मीद से कहीं तेजी से जमा होने लगे। जल्द ही तूफान ने जमीन पर 5 इंच बर्फ जमा कर दी और जो पगडंडी पहले साफ दिख रही थी, अब वह पूरी तरह से दब गई थी। इससे जेम्स चिंतित हो गया जब वे आगे बढ़ते रहे और वह सोचने लगा कि शायद उन्हें वापस लौट जाना चाहिए।
हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, वह और मार्क किसी तरह एक नाले के विपरीत किनारों पर पहुंच गए और अब वे एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे। उन्हें फिर से मिल पाने में 15 मिनट तक एक दूसरे को आवाजें लगानी पड़ी और जेम्स ने तुरंत मार्क से मौसम की स्थिति को लेकर अपनी चिंता जाहिर कर दी। लेकिन मार्क बेफिक्र था और उसे यकीन था कि रास्ता ढूंढ सकता है जो उन्हें वापस काठमांडू ले जाएगा। जेम्स को यकीन नहीं था। उसने ऐसा फैसला लिया जिससे मार्क निराश हो गया। उसने सोचा कि सबसे अच्छा होगा कि वे अपने कदमों के निशान वापस उसी लॉज तक ले जाएं जहां उन्होंने पिछली रात बिताई थी। वहीं दूसरी ओर मार्क ने तय किया कि वह आगे बढ़ेगा, तो एक छोटी बातचीत के बाद वे दोनों अलग अलग दिशाओं में चले गए। जैसे ही जेम्स वापस उसी रास्ते पर चलने लगा जिससे वह आया था, उसने पैरों के निशानों का पीछा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन बर्फ इतनी तेजी से गिर रही थी कि जितना आगे वह बढ़ता गया, निशान उतने ही बढ़ते गए। जल्द ही उसे अंदाजा नहीं था कि वह कहाँ है। रास्ते को चिन्हित करने के लिए कोई भी पहचानने योग्य निशान नहीं थे और बर्फ इतनी तेजी से गिर रही थी कि 30 फीट से ज्यादा दूर देख पाना नामुमकिन था। इसका मतलब था कि जेम्स खो गया था। इसके बाद यह सोचकर कि नदी बस्ती की ओर जाती होगी, उसने उसका पीछा किया। अपना पुराना नक्शा देखा तो पाया कि यह नदी सीधे तालू नामक कस्बे तक जाती है। 4 घंटे चलने के बाद उसने देखा कि जिस घाटी में वह पहले था वह अब काफी संकरी हो गई है और ऊंची चट्टानों की दीवारें तेजी से उसके चारों ओर सिमट रही थीं। इस बिंदु पर जितनी दूर तक वह देख सकता था, उसने देखा कि कई नदियां मिलकर एक नदी बना रही थीं। वह आगे बढ़ता रहा। हालांकि थोड़ी दूर चलने के बाद उसने देखा कि नदी समाप्त हो गई है क्योंकि वह सिमट रही थी। उसके साथ साथ चल रही चट्टानों की दीवारें अब पहले से कहीं ज्यादा करीब थीं। वह एक जलप्रपात था, लेकिन फिर भी यह उम्मीद करते हुए कि वह किसी तरह नीचे जाने का रास्ता ढूंढ सकता है, जेम्स धीरे धीरे उसके किनारे तक गया और नीचे झांका और तुरंत ही उसे समझ आ गया कि वह मुसीबत में है। उसने उसकी ऊंचाई लगभग 100 फीट या 30 मीटर आंकी और अचानक उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं बचे थे। नीचे जाना तो बिल्कुल भी संभव नहीं था और वापस जाना भी कोई गारंटी नहीं थी। अब उसके पास ऊपर चढ़ने का विकल्प था। जेम्स पर्वतारोही नहीं था, पर उसने सोचा कि अगर वह काफी ऊपर चढ़ सके तो बादलों के ऊपर पहुंच के मौसम ठीक होने का इंतजार कर सकता है। जेम्स ने अंदाजा लगाया कि चट्टान की दीवार जलप्रपात जितनी ऊंची थी, अगले 2 घंटों में वह फिसलन भरे किनारे से दूसरे किनारे तक आखिरकार सबसे ऊपर तक पहुंच गया। ऐसे कई मौके आए जब वह सिर्फ अपनी उंगलियों के सहारे लटका हुआ था। जब वह ऊपर पहुंचा तो चट्टान की चोटी पर पहुंचते ही थक कर गिर पड़ा। हालांकि चढ़ाई करना जितना खतरनाक फैसला था, जेम्स को चोटी पर एक पत्थरीला ओवरहैंग मिल गया जिसने उसे कुछ हद तक आश्रय दिया। जब वह अपनी कुछ ताकत वापस जुटा रहा था तो उसे मेडिकल स्कूल में पढ़ी कुछ बातें याद आईं, हाइपोथर्मिया के बारे में और यह कितनी खतरनाक स्थिति हो सकती है। ये थोड़ा उल्टा लग सकता है, लेकिन जब वह ओवरहैंग के नीचे बैठा तो उसने अपने कपड़े उतार दिए, तौलिया निकाला और अपने शरीर के हर हिस्से को अच्छी तरह से सुखाया। वह कई घंटे ठंडे और गीले हालात में रहा था। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और उसे लगा कि ठंडा और सूखा रहना ठंडा और गीला रहने से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। जब वह सब कर चुका, उस रात उसने इसी पत्थरीली चट्टान के नीचे अपने स्लीपिंग बैग को सिर तक ओढ़कर डेरा डाला। सुबह होते ही जेम्स ने अपनी मौजूदा स्थिति से बाहर निकलने की बेताब कोशिश में जल्दी शुरुआत की। इसके बाद उसने एक दूसरी नाले को ढूंढा और उसका पीछा करना शुरू किया, लेकिन बर्फ इतनी गहरी थी कि आगे बढ़ना बेहद धीमा हो गया। 2 घंटे बाद वह सिर्फ 1 किलोमीटर ही चल पाया था। जिस गली के किनारे वह आज चल रहा था वे पिछले दिन की तुलना में उतने ऊंचे नहीं थे, लेकिन उन पर बर्फ और बर्फ की वजह से बेहद फिसलन थी। इसलिए जब भी उसे लगता कि उसका सबसे अच्छा कदम फिर से चढ़ना होगा, वह थोड़ा ऊपर चढ़ पाता और फिर वापस गली की सतह पर गिर जाता। शाम 4 बजे तक वह थक चुका था और सौभाग्य से उसे एक और ओवरहैंग मिल गया जिसके नीचे वह डेरा डाल सका। पहले की तरह उसने अपने कपड़े उतारे और जितना हो सका खुद को सुखाया और देखा कि उसके पैर पूरी तरह सुन्न हो चुके थे। इसके बाद उसने सूखे कपड़े पहने और रात के लिए लेट गया। कांपते हुए वह पिछली रात की तुलना में कहीं ज्यादा बुरा महसूस कर रहा था। असल में एक समय तो उसे पूरा यकीन हो गया था कि वह यह रात पार नहीं कर पाएगा। वह यहाँ तक कि उठकर अपने बैग से एक पेन और नोटबुक निकाल लाया और अपने परिवार के लिए एक पत्र लिखना शुरू कर दिया। इस स्थिति में खुद को फंसा लेने के लिए उसे जो अपराध बोध हो रहा था वह बहुत भारी था और वह दिल टूटने के लिए जितना माफी मांग सकता था उतना कम था जो यह उनके लिए लेकर आता। जब पत्र पूरा हो गया तो उसने अपनी नोटबुक बंद की, उसे वापस रख दिया और फिर लेट गया अंत का इंतजार करते हुए। 29 दिसंबर को यानी 5 दिन बाद जेम्स को काठमांडू में टिम के साथ डिनर के लिए मिलना था। ब्रिस्बेन में जॉइन रॉबर्टसन, जो जेम्स की बड़ी बहन थी, के घर पर फोन बजा। उनके पति ने फोन उठाया और थोड़ी ही देर में वे नीचे आकर उनसे बात करने लगे। टिम ने जेम्स के माता पिता को एक फैक्स संदेश भेजा जिसमें बताया गया था कि जेम्स लापता है।
ये खबर जाहिर तौर पर जॉयन को झकझोर गई और वह घबरा गईं। ये नहीं समझ पा रही थीं कि इस जानकारी के साथ क्या करें। उनका पहला ख्याल यह था कि उन्हें तुरंत नेपाल के लिए विमान पकड़ना चाहिए, लेकिन इस समय तक ऑस्ट्रेलियाई विदेश मामलों के विभाग को जेम्स के लापता होने की खबर मिल चुकी थी और उन्होंने जॉयन को वहीं रुकने की सलाह दी। इसके बजाय उन्होंने सलाह दी कि काठमांडू में रहने वाले एक पर्वतारोहण विशेषज्ञ कार्ल हैरिसन से संपर्क किया जाए, जो उनके भाई की तलाश का नेतृत्व कर सकते हैं। अगले दिन कार्ल और पहली खोजी टीम निकल पड़ी, जबकि जेम्स का परिवार बेचैनी से इंतजार करता रहा। वे फोन की घंटी बजने का इंतजार करते रहे। उम्मीद थी कि खबर मिलेगी कि जेम्स बस किसी ट्रेल के लॉज में बर्फ में फंसा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वह कॉल कभी नहीं आई। जोआन ने अपडेट के लिए बार बार विदेश मामलों के विभाग से संपर्क किया और 2 जनवरी 1992 को आखिरकार कुछ खबर मिली। उन्होंने उसे बताया कि खोजी दल को कुछ फ्रेंच कनाडाई ट्रैकर्स से एक अकेले ट्रैकर को देखने की रिपोर्ट मिली है और वे 99% निश्चित थे कि वह जेम्स ही था। ये जोआना के लिए बहुत बड़ी राहत थी और उसने अपने माता पिता को फोन करके ये खुशखबरी दी, लेकिन जानकारी का इंतजार करते रहना अब उसके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था। अगले दिन वह गई और नेपाल के लिए ट्रैवल वीजा लिया और 7 जनवरी को वह दक्षिण एशिया के लिए उड़ान में सवार हो गई। जब तक वह काठमांडू पहुंची, जेम्स को गायब हुए 16 दिन हो चुके थे। कई बार जेम्स ने हिमालय से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे अपने एकाकी पत्थर पर लौटना पड़ा। बर्फ या बर्फीली आंधियों की तीव्रता के कारण वह आगे नहीं बढ़ सका। हिमालय की केवल 2 यात्राएं करने के बाद जेम्स ने बाहर निकलने की कोशिश की। 4 बार पहले खत्म हो चुके थे। उसे जिंदा रहने के लिए बर्फ खानी पड़ी। यह साफ था कि वहां से पैदल निकलना संभव नहीं था। उसे पता था कि इस मुश्किल हालात में जिंदा रहेगा किसी हेलीकॉप्टर द्वारा देखे जाने में है या वसंत में बर्फ पिघलने का इंतजार करने में, जो महीनों दूर था। उस पल से वह पत्थरीली ओवरहैंग ही उसका नया घर बन गया। उसके पास न तो खाना था न आग, और सिर्फ उसके शरीर पर कपड़े और एक स्लीपिंग बैग था जिससे वह खुद को गर्म रख सके। तो उसने वही किया जो वह कर सकता था, सोना और पढ़ना। हालांकि जाहिर है बहुत कम चीजें थी जो उसे अपनी भयंकर भूख से ध्यान भटका सकती थी। वह जागते समय खाने के बारे में सोचता था और सोते समय भी उसी के सपने देखता था, लेकिन पहले 2 हफ्तों तक सिर्फ बर्फ खाने के बाद भूख आखिरकार कम हो गई, क्योंकि उसने कराटे छात्र के रूप में सीखी गई अनुशासन पर भरोसा किया। जैसे वह ध्यान कर रहा हो, वह अपनी पूरी कोशिश करता कि खास मूवमेंट्स, तकनीकों, अनुक्रम के बारे में सोचे और हर छोटे विवरण में अपना मन लगा लेता। जल्द ही उसके विचारों की इस श्रृंखला को तोड़ने वाली एकमात्र चीज उसके पैरों की हालत थी। उसे कुछ समय से अपने पैरों का एहसास नहीं हो रहा था और उसने उन्हें गर्म करने के लिए जो भी किया कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी काम नहीं आया। फिर एक दिन उसने अपने जूते और मोजे उतारे और देखा कि उसके पैर नीले पड़ चुके थे। इसके बाद उसने मेडिकल किट में हाथ डाला और एक चुपड़ी डिसेक्शन कैंची निकाली। फिर उसने उन्हें अपने पैर के किनारे में छोड़ दिया। घाव से तुरंत खून बहने लगा, लेकिन जेम्स को बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हुआ। अब उसे इस बात का डर सताने लगा था कि अगर वह इस कठिनाई से बच भी गया तो उसके पैर नहीं बचेंगे। लेकिन जैसे यह चिंता ही काफी नहीं थी, एक दिन उसे अचानक याद आ गया कि हिमालय में वह खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर नहीं है। जेम्स की दोपहर के समय भयानक जानवरों की चीखों से नींद खुल गई। फिर उसने अपने सिर पर से स्लीपिंग बैग झटके से हटाया और ऊपर की ढलान की चट्टानी किनारे की ओर देखकर खड़ा हो गया। करीब 100 फीट या 30 मीटर दूर उसने एक झाड़ी को जोर जोर से हिलते हुए देखा, लेकिन वह तुरंत यह नहीं समझ पाया कि ऐसा क्या कर रहा है, जब तक कि एक बड़ा काला आकार खुले में नहीं आ गया। वह एक हिमालयी काला भालू था और अब जेम्स उसके सामने था। जेम्स ने फिर डिसेक्शन कैंची उठाई और उन्हें कसकर अपने हाथ में पकड़ा और भालू पर चिल्लाते हुए उसे अपनी ओर आने को ललकारा। यह जेम्स की तरफ से पागलपन का पल था, क्योंकि उस समय उसके दिमाग में यही था कि भालू उसे जल्दी मौत दे सकता था। लेकिन उसे चेतावनी देने के बजाय भालू डर गया और ढलान पर ऊपर भाग गया और नजरों से ओझल हो गया। लेकिन चाहे जो भी हो, अगले 5 रातों तक उसने अपने ओवरहैंग के पास भालू की आवाज सुनी और हमले का इंतजार करता रहा। इसी बीच जब जेम्स अपनी जान के लिए संघर्ष कर रहा था, बचाव अभियान एक के बाद एक समस्या से जूझ रहा था। कई अलग अलग बचाव दल हिमालय में घुसे, लेकिन उन्हें इलाके, परिस्थितियों या मौसम के कारण वापस लौटना पड़ा और कुछ तो खुद भी रास्ता भटक गए। अब नेपाल में भी जोआन अपने भाई की तलाश के काफी करीब थी, लेकिन फिर भी वह कुछ कर पाने में खुद को असहाय महसूस कर रही थी। इसलिए उसने वही किया जो वह कर सकती थी। इसके बाद उसने उन फ्रेंच कनाडाई ट्रैकर्स को ढूंढा जिन्होंने जाहिर तौर पर जेम्स को देखा था, और जब वह उनसे मिली तो समूह के अधिकांश लोग इस बात को लेकर निश्चित थे कि उन्होंने उसी के भाई को देखा था। हालांकि समूह की एक महिला इतनी आश्वस्त नहीं थी। उसे याद था कि उसने उस दृश्य के कुछ दिन पहले जर्मनी के एक अकेले ट्रेकर से बात की थी और उसे लगा कि वही व्यक्ति जेम्स समझ लिया गया था। और वाकई खोज दल के नेताओं को एक जर्मन व्यक्ति का पत्र मिला जिसमें उसने कहा था कि वह हेलाम्बू ट्रेल पर अकेले ट्रैकिंग कर रहा था। इससे जोआन की उम्मीदें लगभग टूट गईं कि उसका भाई कहीं जीवित है।
तब तक जेम्स को खोए हुए 21 दिन हो चुके थे और जोआन की निराशा बढ़ती जा रही थी। उसे अचानक वह बातचीत याद आ गई जो उसने काठमांडू एयरपोर्ट पर एक स्थानीय महिला से की थी। दोनों महिलाओं ने जेम्स की स्थिति के बारे में बात की और जोआन ने उससे पूछा कि वह क्या सलाह देगी। इसके जवाब में स्थानीय महिला ने कहा कि वह एक बौद्ध लामा, जो कि एक आध्यात्मिक नेता होते हैं, से सलाह लेगी। एक ऑस्ट्रेलियाई के लिए यह सुझाव थोड़ा अजीब था, लेकिन स्थानीय महिला ने जोआन को आश्वस्त किया कि लामाओं को वह दिखता है जो दूसरों को नहीं दिखता। अब तक जोआन ने इस सुझाव पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जैसे जैसे हालात और गंभीर होते गए उसने सोचा कि स्थानीय महिला की सलाह मानने में कोई बुराई नहीं है। इसके बाद जोआन ने एक बौद्ध लामा से मिलने का समय तय किया और उसे पूरी स्थिति समझाई। साथ ही उस क्षेत्र का नक्शा भी दिखाया जहां माना जा रहा था कि जेम्स लापता हुआ है। जोआन की बात सुनने के बाद लामा ने कुछ सेकंड के लिए प्रार्थना की और फिर नक्शे की ओर देखा। इसके बाद उन्होंने अपनी उंगली एक खास जगह पर रखी जो पेदी, गोप्टी और थालू कस्बों से बना एक त्रिकोण था और जोआन से कहा कि खोजकर्ताओं को वहीं तलाश करनी चाहिए। लामा ने जिस इलाके की ओर इशारा किया था वह जेम्स के वहां पहुंचने के लिए बहुत असामान्य जगह थी। पर्वत विशेषज्ञों को शक था कि वहां तक पहुंचने का कोई रास्ता है। लामा ने इशारा किया, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि यहीं पर उन्हें जेम्स मिलेगा। जाने से पहले उसने लामा से पूछा कि क्या वे जेम्स को जिंदा पाएंगे, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि वह अपने भाई से फिर मिलेगी। इसी समय हालांकि तर्कसंगत रूप से खोज का अधिक व्यावहारिक तरीका अभी भी जारी था, जिसमें मार्क को ढूंढना भी शामिल था। राहत कर्मी अभी तक उसे भी नहीं ढूंढ पाए थे और यह चिंता थी कि शायद वह भी पहाड़ों में कहीं खो गया है। टिम के माध्यम से यह पता चला था कि मार्क का क्रिसमस के बाद थाईलैंड के लिए एक फ्लाइट थी और वह 21 जनवरी से पहले कभी भी ऑस्ट्रेलिया लौटने वाला था। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई दूतावास ने हवाई अड्डे पर मार्क के लिए एक संदेश छोड़ा और 15 जनवरी को उसने जॉन को फोन किया। मार्क हिमालय से बाहर निकलने में सफल रहा क्योंकि उसने एक और दर्रा ढूंढ लिया था जो उसे एक स्थानीय गांव तक ले गया। फिर उसने उसे बताया कि वह और जेम्स पेदी और गोप्ती के बीच कहीं अलग हो गए थे, जो एक चौंकाने वाला खुलासा था। इसका मतलब था कि जेम्स दक्षिण पश्चिम की ओर लौट गया था, जो वह क्षेत्र नहीं था जहां बचाव कर्मी उसकी तलाश कर रहे थे। अगर वह उसी रास्ते पर चलता रहा तो वह ठीक उसी त्रिकोण के बीच में पहुंच जाता जिसे लामा ने नक्शे पर दिखाया था। हिमालय में 30 दिन फंसे रहने के बाद जेम्स ने आखिरकार पहली बार किसी खोजबीन की कोशिश के संकेत सुने। दूर से एक अलग तरह की कटने जैसी आवाज आ रही थी, जिसे उसने शुरू में हवा समझ लिया, लेकिन जैसे जैसे वह पास आई यह साफ हो गया कि वह हेलीकॉप्टर की आवाज थी। फिर वह अपने स्लीपिंग बैग से बाहर भागा, उसे उठाया और एक खुली जगह की ओर घिसटता हुआ गया। इसके बाद उसने अपनी पैंट उतार दी ताकि उसके चमकीले लाल लॉन्ग जॉन्स दिख सकें और उसने स्लीपिंग बैग को सिर के ऊपर लहराया, उम्मीद करते हुए कि इससे उसे देखना आसान हो जाएगा। उसने अनुमान लगाया कि हेलीकॉप्टर उससे लगभग 6 मील या 10 किलोमीटर दूर था और उसने कुछ समय तक उसे गोल गोल घूमते हुए देखा। फिर वह वापस मुड़ गया और दूर कहीं गायब हो गया। ये हिमालय में उसके समय का अब तक का सबसे निराशाजनक पल था। इस समय तक जेम्स खुद की परछाई जैसा दिखने लगा था और उसका कभी ताकतवर रहा शरीर अब एक दुबले पतले कंकाल जैसा हो गया था। उसके पास अब बहुत कम ताकत थी। वह बीमार महसूस कर रहा था, मुंह में छाले और गले में गंभीर संक्रमण था। कुल मिलाकर वह पूरी तरह दुखी और निराश था। इसी समय वह सब कुछ खत्म करने के बारे में गंभीरता से सोच रहा था, लेकिन उसे रोकने वाली एकमात्र बात यह थी कि एक दिन उसका शव जरूर मिलेगा और उसके परिवार को पता चलेगा कि मरने से पहले उसने कितनी तकलीफ सही थी। तो बचने की बहुत कम संभावना के बावजूद लामा ने इशारा किया, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि यहीं पर उन्हें जेम्स मिलेगा। जाने से पहले उसने लामा से पूछा कि क्या वे जेम्स को जिंदा पाएंगे, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि वह अपने भाई से फिर मिलेगी। इसी समय हालांकि तर्कसंगत रूप से खोज का अधिक व्यावहारिक तरीका अभी भी जारी था, जिसमें मार्क को ढूंढना भी शामिल था। राहत कर्मी अभी तक उसे भी नहीं ढूंढ पाए थे और यह चिंता थी कि शायद वह भी पहाड़ों में कहीं खो गया है। टिम के माध्यम से यह पता चला था कि मार्क का क्रिसमस के बाद थाईलैंड के लिए एक फ्लाइट थी और वह 21 जनवरी से पहले कभी भी ऑस्ट्रेलिया लौटने वाला था। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई दूतावास ने हवाई अड्डे पर मार्क के लिए एक संदेश छोड़ा और 15 जनवरी को उसने जॉन को फोन किया। मार्क हिमालय से बाहर निकलने में सफल रहा क्योंकि उसने एक और दर्रा ढूंढ लिया था जो उसे एक स्थानीय गांव तक ले गया। फिर उसने उसे बताया कि वह और जेम्स पेदी और गोप्ती के बीच कहीं अलग हो गए थे, जो एक चौंकाने वाला खुलासा था। इसका मतलब था कि जेम्स दक्षिण पश्चिम की ओर लौट गया था, जो वह क्षेत्र नहीं था जहां बचावकर्मी उसकी तलाश कर रहे थे। अगर वह उसी रास्ते पर चलता रहा तो वह ठीक उसी त्रिकोण के बीच में पहुंच जाता जिसे लामा ने नक्शे पर दिखाया था। हिमालय में 30 दिन फंसे रहने के बाद जेम्स ने आखिरकार पहली बार किसी खोजबीन की कोशिश के संकेत सुने। दूर से एक अलग तरह की कटाई जैसी आवाज आ रही थी, जिसे उसने शुरू में हवा समझ लिया, लेकिन जैसे जैसे वह करीब आई यह साफ हो गया कि वह हेलीकॉप्टर की आवाज थी। फिर वह अपने स्लीपिंग बैग से बाहर भागा, उसे उठाया और एक खुली जगह की ओर घिसटता हुआ गया।
इसके बाद उसने अपनी पैंट उतार दी ताकि उसके चमकीले लाल लॉन्ग जॉन्स दिख सकें और उसने स्लीपिंग बैग को सिर के ऊपर लहराया, इस उम्मीद में कि इससे उसे देखना आसान हो जाएगा। उसने अनुमान लगाया कि हेलीकॉप्टर उससे लगभग 6 मील या 10 किलोमीटर दूर था और उसने कुछ समय तक उसे गोल गोल घूमते हुए देखा। फिर वह वापस मुड़ गया और दूर कहीं गायब हो गया। यह हिमालय में उसके समय का अब तक का सबसे निराशाजनक पल था। इस समय तक जेम्स खुद का एक खोल मात्र दिखने लगा था और उसका कभी ताकतवर शरीर अब एक दुबले पतले कंकाल जैसा हो गया था। उसके पास अब बहुत कम ताकत थी। वह बीमार महसूस कर रहा था, मुंह में छाले थे और गले में गंभीर संक्रमण था। कुल मिलाकर वह पूरी तरह दुखी और निराश था। इसी समय वह सब कुछ खत्म करने के बारे में गंभीरता से सोच रहा था, लेकिन उसे रोकने वाली एकमात्र बात यह थी कि एक दिन उसका शव मिलेगा और उसके परिवार को पता चलेगा कि मरने से पहले उसने कितनी तकलीफ सही थी। तो बचने की बहुत कम संभावना के बावजूद जिंदा रहने या बचाए जाने की उम्मीद में जेम्स ने अपनी पूरी कोशिश की कि वह आगे बढ़ता रहे। हिमालय में अपने 42वें दिन उसने एक बार फिर अपने पास एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनी। अपनी बची खुची सारी ताकत जुटाकर वह अपने स्लीपिंग बैग से बाहर निकला और एक बार फिर उसे हवा में लहराने लगा। 20 मिनट तक हेलीकॉप्टर जेम्स के चारों ओर चक्कर लगाता रहा और जेम्स तब तक हाथ हिलाता रहा जब तक कि वह थककर पूरी तरह बर्फ में गिर नहीं गया। कुछ ही पलों बाद हेलीकॉप्टर घाटी में नीचे की ओर गया और ओझल हो गया। इस बार हालांकि जेम्स जानता था कि उसे देख लिया गया है, लेकिन वह यह भी जानता था कि पैदल उसके पास पहुंचने में उन्हें 4 दिन तक लग सकते हैं। उसे पूरा यकीन था कि तब तक वह मर चुका होगा। रेस्क्यू मुख्यालय में जॉइन हर दिन की तरह रेडियो के पास बैठी थी, पहाड़ों में खोजकर्ताओं से किसी भी जानकारी का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक रेडियो पर खरखराहट हुई और एक आवाज आई कि उन्होंने जेम्स को ढूंढ लिया है और वह जिंदा है। रक्षक ने यह सुनिश्चित किया कि संदेश को 2 बार दोहराया जाए, यह जानते हुए कि यह इतनी असंभव बात थी कि जब तक इसे कई बार न कहा जाए शायद कोई विश्वास ही न करे। उस पल में जॉइन इतनी भावुक हो गई कि वह संदेश का जवाब भी नहीं दे सकी। कुछ समय बाद जब हेलीकॉप्टर लौटा तो कार्ल और बचाव कर्मियों की एक टीम पैदल निकल पड़ी। चट्टान की ओट के नीचे पहाड़ी घाटियों के ऊपर ऊंचाई पर जेम्स अपने स्लीपिंग बैग में लेटा था और पिछले 40 दिनों से केवल सन्नाटा और हवा की आवाज ही सुन रहा था। अचानक एक तीसरी आवाज ने उन दोनों आवाजों को तोड़ दिया। जब उसे दूर से आवाजें सुनाई देने का भ्रम हुआ, जेम्स के लिए यही वह पल था। वह हाइपोथर्मिया की उस स्थिति तक पहुंच गया था जहां उसे भ्रम होने लगा था और उसे पूरा यकीन था कि अब उसकी मौत जल्द ही हो जाएगी। लेकिन फिर वे आवाजें और करीब आ गईं। इसके बाद पूरी तरह से आश्वस्त होने के लिए गहरी सांस लेते हुए जेम्स ने अपने दांतों के बीच से जोर से सीटी बजाई, बिना किसी प्रतिक्रिया की उम्मीद किए। हालांकि जब वह चुपचाप इंतजार कर रहा था तो एक सीटी की आवाज वापस आई और यह सुनते ही जेम्स अपने स्लीपिंग बैग में बैठ गया और जोर से चिल्लाया। जब उसने अपनी चट्टान की ओट से बाहर झांका तो उसे जूतों की चरमराहट सुनाई दी और जल्द ही उसने 2 आदमियों को देखा जो झुककर ओट के नीचे देखने लगे। उनमें से एक ने फिर पूछा कि क्या वह ऑस्ट्रेलिया से जेम्स स्कॉट है और जेम्स ने हाँ कहा। फिर दोनों आदमी ओट के नीचे कूद पड़े और उसे गले लगाने और चूमने लगे। राहत दल के सदस्य उसे ढूंढने में इतने लगे हुए थे कि वे खुशी से झूम उठे। फिर उनमें से एक ने जेम्स की ओर देखा और कहा कि वह एक भगवान है। जब जेम्स ने पूछा कि उसने ऐसा क्यों कहा तो बचावकर्ता ने जेम्स को बताया कि हिमालय के इस हिस्से में कोई भी कभी 10 दिनों से ज्यादा नहीं टिक पाया है। हालांकि जेम्स ने 43 दिन तक जीवित रहकर दिखाया था। अगली सुबह एक हेलीकॉप्टर आया और जेम्स को एक हार्नेस से बांधकर ऊपर खींच लिया गया। लैंडिंग पैड पर जॉइन अपने भाई के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी और जब हेलीकॉप्टर उतरा तो कई बचावकर्ता पहले बाहर आए और जेम्स को बाहर निकलने में मदद की। वह तुरंत जॉइन की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह उसकी ओर दौड़ी और दोनों एक दूसरे से ऐसे गले मिले जैसे समय थम गया हो। वह उसे मुश्किल से पहचान भी पाई। वह खतरनाक रूप से दुबला, गंदा और दाढ़ी वाला हो गया था और यह कुछ समय के लिए आखिरी बार था जब जेम्स चल पाया, क्योंकि उसे अस्पताल ले जाया गया। लेकिन अंततः वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। जेम्स को जिस जगह पाया गया वह ठीक वही जगह थी जहां लामा ने कहा था कि वह होगा।